अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज हमारे जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो है टैक्स लॉज अमेंडमेंट, यानी कि नए सदारती आर्डिनेंस जो टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए। टैक्स नेट को, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए पहले भी हुकूमतें अपनी कोशिशें जारी रखती थी, लेकिन इस हालात में जिनमें इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के आखिरी दिन हैं, उनमें ये नए सदारती आर्डिनेंस लाने का मतलब क्या है? क्या ताजिर बरदरी में खौफ व राज फैलाना है या टैक्स नेट को बढ़ाना है? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदर, आप एफसी हैं और चेयरपर्सन हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी आई कैब के। उनके साथ मौजूद हैं राजा हसन अख्तर, आप सदर हैं बिजनेसमैन फ्रंट लाहौर के। और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद भट्टी साहब, आप वफाकी चैम्बर की रीजनल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कस्टम लाइव जोन पंजाब के चेयरमैन हैं और ईसी मेंबर हैं प्याफ के। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट में माहिरीन क्या कह रहे हैं। टिकटी सिस्टम जो है, जो एक इसमें आपकी ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है उसके हवाले से हैं, तो इस हवाले से ये ऑर्डिनेंस सारा दिया गया है ताकि रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर को बढ़ाया जा सके और जो टैक्स रिटर्न है वो इन टाइम जो है ना फाइल की जा सके। प्लस उन्होंने एक जो मेन इसमें जो वो बात वो कही है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, कि अगर कोई कंसीलमेंट करता है, कोई टैक्स पेयर अपनी चीज़ें या असासे या लाइबिलिटीज़ या कोई भी चीज़ कंसीलमेंट करेगा, छुपाएगा, तो उसको 5 लाख रुपीज़ पेनल्टी की सूरत में, फ़ाइन की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। प्लस उसको इम्प्रिजनमेंट भी है, ठीक है, उसको उसका सील भी कर दिया जाएगा बिज़नेस। तो ये चीज़ें हैं कि अगर वो कोई चीज़ छुपाता है, अपनी डिक्लेरेशन जो फाइल कर रहा है टैक्स रिटर्न में उसमें मिस डिक्लेयर करता है, चीज़ों को प्रॉपर डिक्लेयर नहीं करता, तो उसको इन सारी कबाहतों से को फेस करना पड़ेगा। पेनल्टी एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए देनी पड़ेगी। तो और भी ये सारे मामला हैं। ये इस ऑर्डिनेंस का जो मेन जो हिस्सा है वो ये इस हवाले से है। तो बाकी मज़ीद बेहतरी की तरफ एफबीआर को इकदाम करने चाहिए, उसको, उसकी कलेक्शन को, उसकी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए ताकि इन टाइम रेवेन्यू को जनरेट हो और 30 सितंबर तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर जो हैं वो अपने टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकें। ये जो एक्ट आया है इस पे बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो बिज़नेस कम्युनिटी होंगे, वो शोर तो करेगी, वो तो ये भी कहेंगे कि ये बड़ा सख्त एक्ट है, ये गुंडागर्दी है। लेकिन नहीं, मेरी ये जो नाक़िसल अक़ल है, ये जो मैं अपनी ओपिनियन, जो मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेशन ऑफ राइट जो मैं अपना यूज़ करूँगा कि ये हार्श स्टेप लेने की ज़रूरत थी। एफएटीएफ की भी रिक्वायरमेंट है। वी आर वेरी लकी कि हम यूके की लिस्ट से, रेड लिस्ट से निकल गए हैं और एफएटीएफ का माशाल्लाह हमारा काफ़ी हमारा जो इकॉनमी है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और ये स्टेप हमारी स्टेट की वेलफेयर के लिए है। और एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांगता है तो उसको स्टेट का राइट भी देने का हक है और उसको ड्यूटी है वो स्टेट को अपना राइट दे। तो मैं तो ये इंशाल्लाह इसको बड़ा पॉजिटिव एक्ट समझता हूँ। और बाकी लेजिस्लेशन के लिए मैं अपनी अथॉरिटीज़ को रिकमेंड भी करूँगा कि आप हमारी बार्स की, हमारी पंजाब बार की, हमारे बहुत बड़े नामवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी भी राय लिया करें जब लेजिस्लेशन करनी हो। ये वैसी स्पेशल लेजिस्लेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बना हुआ है एक कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर एक अमेंडमेंट है कि मनी बिल एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, वो हमारी पार्लियामेंट्री प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी पावरफुल है। तो आई एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आप अपने एडवाइज़र्स तो अपॉइंट कर लेते हैं, आप उन लोगों को कॉल करें जो एक्टिवली अभी डायरेक्ट टैक्स पेयर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये आपकी लेजिस्लेशन और स्ट्रॉन्ग होगी। अरशद भट्टी साहब, मैं पहले आपसे आगाज़ करूँगा। इनकम टैक्स गोशवारों की तारीख आखिरी दिनों में, आज 30 सितंबर आखिरी तारीख है, इनमें सदारती आर्डिनेंस लाने का क्या मतलब है? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? इस ऑर्डिनेंस की जो सच्ची बात है समझ नहीं आई। इसमें आप अगर देखेंगे, सैयद असद साहब आपको बताएंगे, एक लाइन लिखी हुई है कि पार्लियामेंट के इजलास ना होने की वजह से ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हुआ है। जबकि पार्लियामेंट के जो इजलास हैं ये रिसेंटली अभी 9 और 11 को गुजरे हैं। तो पहली तो ये समझ नहीं आई कि जब पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं तो फिर सदारती ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या? और वो भी तीसरा है, ये तीसरी तरमीम की गई है। और मतलब ये ऐसे लगता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से बैड सिग्नल नहीं दिखाना चाहती तो वहाँ पे सदारती ऑर्डिनेंस आ जाते हैं। मेरा मतलब गवर्नमेंट से, वो चाहे कोई भी हो,
पीटीआई से नहीं है मखसूस भी, लेकिन ये सदारती ऑर्डिनेंस इन हालात में अगर इनके अंदर मैं देखूं तो एक चीज जी, कि जी। 30 सितंबर को जो लास्ट डेट दी गई है जी जी वो तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसके बरक्स अगर हम जाएं जो अभी के बिजली के बिलों के हवाले से है, तो मेरे साथ राजा हसन खतर साहब भी बैठे हुए हैं, माशाल्लाह से मेरे से ज़्यादा इनको नॉलेज है ये जो नेशनल पॉलिटिक्स है इसमें। हमारे 90% ऐसी शहरी हैं जो बना बनाया कर लेते हैं या रंग पे रहते हैं। अब अगर मैंने घर बना बनाया लिया है या मैं रेंटल घर के ऊपर रह रहा हूं तो वो बिजली का बिल मेरे नाम पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे मैं टैक्स पेयर लिस्ट में हूँ, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हूँ, फाइलर में हूँ, फिर भी मुझे लेकिन वो मीटर आपके नाम पे नहीं है, मीटर मेरे नाम पे नहीं है, वो एडिशनल टैक्स मुझे पड़ ही जाना है। जी जी आप सही कह रहे हैं। पहले तो ये था ना कि वापडा को ये एक टास्क दिया जाता कि जिस जगह पे जो जो रेजिडेंट है पहले तो बिजली के मीटर उनके नाम पे ट्रांसफर किए जाए। सही कह रहे हैं। उसमें 1 महीना लगता, 2 लगते, ये एक साइड पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। अभी रिसेंटली अगर मैं बिजली का बिल जो है वो अपने नाम करवाने जाऊं या आप जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कितना लेंथी प्रोसेस है और बहुत मुश्किल है, 1 मिनट जी, का, जी, लेकिन जी, इम्पॉसिबल मिशन है। जी जी कोई शक नहीं इसमें। दूसरे नंबर पे जो ट्रेड के हवाले से है इस ऑर्डिनेंस में जो मुझे नजर आया है, देखें सदारती ऑर्डिनेंस जितने भी आज तक आए हैं ये वाहिद सदारती ऑर्डिनेंस है जिसमें हकूक स्लिप करने की वाज़ेह पॉलिसी है। ठीक है। मतलब आप इसमें देखें जो कस्टम के हवाले से अभी एक हसन साहब आपको शायद ज्यादा ब्रीफली बताएंगे, सेक्शन 25D जी जी की जो रूलिंग्स हैं, वैल्यूएशन रूलिंग्स, जी जी उनके लिए आप सेक्शन 81 में प्रोविजनल रिलीज नहीं करवा सकेंगे अपनी इंपोर्टेड कंसाइनमेंट्स। ठीक है। मतलब ये कि आपके पास राइट ही नहीं है कि आप कानून के पास जा सकें अपने हक के लिए लड़ने के लिए या आवाज उठाने। मैं आपको सबूत दे सकता हूं ऐसी बीसियों वैल्यूएशन रूलिंग्स का जिनके खिलाफ हम लोग लड़ भी रहे हैं और इस वक्त लिटिगेशन में बहुत सारी वैल्यूएशन रूलिंग्स कुछ के हमने फैसले करवा भी लिए हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट बाहर की गवर्नमेंट से उसके सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स वहां की मिनिस्ट्री कॉमर्स से सर्टिफाइड प्राइसेस करवा के दिए हैं वैल्यूएशन। आप समझते हैं जो सदारती ऑर्डिनेंस है ये कानून के मुतसादम है? ये बिल्कुल मुतसादम है, ये काबिल कबूल है ताजिर बरादरी को नहीं है? ये ताजिर बरादरी में मेरा ख्याल है अगर आप एक छोटा सा सर्वे करेंगे तो ये 100% लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ अच्छा साहब, राजा साहब, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, पहले भी अमेंडमेंट की जा रही थी, पहले भी होती थी, लेकिन इस बार कुछ ताजिर बरादरी ने 29 सितंबर का एहतजाज का ऐलान भी किया है। टैक्स नेट को बढ़ाना, टैक्स बेस को बढ़ाना ये हुकूमत का काम है और उसको करना चाहिए। इस फिर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज क्यों है? मैं ये समझता हूँ कि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है, हमारी भी ख्वाहिश है। जी जी जितने भी लोग ताजिर हैं, सनतकार हैं पाकिस्तान के, वो मुहिब वतन है और वो समझते हैं कि टैक्स नेटवर्क का बढ़ना जो है ये ज़रूरी है। जी जी और टैक्स कलेक्शन जितनी बेहतर होगी उतना ज़्यादा पाकिस्तान बेहतर तरीके से मुल्की कर्जे कम लिए जाएंगे, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया में अपना मुकाम एक बना सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये टाइमिंग्स मुनासिब नहीं है। ठीक है। ये टाइम बड़ा गलत है। ये 4 महीने पहले कर देते, ये इसके बाद कोई कर देते। इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल है, लोग अपनी टैक्स नेटवर्क, टैक्स रिटर्न में लगे हुए हैं। कोरोना के SOPs उन पे अमल करना नामुमकिन है। अच्छा, इन हालात में जब लोग ऑलरेडी वैसे ही परेशान है, एक बड़ा बर्डन है आपके ऊपर, और हमारी ताजरों की, सनतकारों की आदत होती है कि हमने हर काम आखिरी जो घंटे दिनों में करना होता है, तो वो सारी मुश्किलात में पेश आ रही हैं कि अभी तक मेरा ख्याल है चंद लाख
टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल हुई हैं। अभी एक बहुत बड़ा एक बर्ड 31 एक लाख टोटल पिछले साल गोशवारे थे, इस साल तो अभी 7-8 लाख आए हैं तकरीबन। 7 लाख आए हैं, तो ये आप खुद अंदाज़ा करें ना, तकरीबन 25 लाख के करीब अभी टैक्स रिटर्न 1 जुलाई से तारीख तो अवेलेबल थी ना, अवेलेबल थी, लेकिन वो लोग करते हैं ना 3 माह थे जी उसमें। कानून मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म के जो ऑर्डिनेंस होते हैं, जी जी ये या तो हुकूमत से बाला बाला ये काम किया जाता है, उस हुकूमत को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, जबकि जो स्टेक होल्डर हैं, जी जी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हुकूमत अगर कोई भी ऑर्डिनेंस अगर इसको थ्रू प्रॉपर चैनल लाया जाता, कौमी असम्बली में पेश किया जाता, तो वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता, स्टैंडिंग कमेटी फिर आगे रब्ता करती तमाम चैम्बर से। लेकिन ये ताजरों से ये सबको बाईपास करके रातों रात एक ऑर्डिनेंस ये लेके आए हैं। और वो आप क्या समझते हैं हुकूमत को? मैं ये समझता हूँ ये फेलियर है, पीछे धकेलने के लिए तो नहीं। हाँ, हुकूमत को हो सकता है मेरा पाकिस्तान को उनके हो सकता है उनके फेलियर के लिए किया गया हो, ये टाइम मुनासिब नहीं है। अर्शद साहब ने कहा ये नाकाबिल कबूल है, कानून के मुतसादा में इनके जो कवानीन है। दूसरा, जैसा राजा साहब कह रहे हैं, ये टाइम दुरुस्त नहीं था, इनकम टैक्स गोशवाना का टाइम था, लेकिन असल में जो टैक्स लाज में अमेंडमेंट की गई हैं मौजूदा हालात में, आप समझते हैं ये जो हमारे दोस्तों ने बात की है ये दुरुस्त है? और ये टैक्स लाज है क्या जो जिनमें अमेंडमेंट की गई है? कि देखें, लेजिस्लेशन जो है ना, लेजिस्लेशन अयूबी साहब एक प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेशन किसी भी वक्त आप अडॉप्ट कर लें और आप कहेंगे कानून आ गया। कानून का नफाज जो है उसका एक ख़ास तरीक़ेकार वज़ा किया गया है, और जब उस तरीक़ेकार से आप साइड पे हटते हैं ना, तभी खदशात पैदा होते हैं। जी जी। और उसमें मसाइल ये पैदा होते हैं कि देखें, जो भी कानून आप लेके आएँ उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो आपने देखना है कि उसको आपने डिज़ाइन किस तरह किया है, कि कानून है क्या और क्या आप उससे यानी आउटकम क्या लेना चाह रहे हैं, कि उससे क्या रद्द अमल आएगा और क्या मामलात बेहतर होंगे। जी जी। और फिर एक और जो बड़ी अहम चीज़ इस कानून में जो नज़र आती है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, कि क्या ये कानून नाफिज किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर आप अपने मुल्क की बात करें तो पिछली दफ़ा आपकी कोई 25-26 या ग़ालिबन 30 लाख जैसे आप कह रहे हैं रिटर्नें गई हैं। आज का अखबार में देख रहा था तो इस दफ़ा इन्होंने कहा जी हमारा जो रिटर्नों का टारगेट है वो तकरीबन 35 लाख। ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक छोटा सा आपके साथ सवाल ऐड करना चाहता हूँ। ये जो अमेंडमेंट की गई है ये मौजूदा टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, या सिर्फ वाकई टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाया जाएगा? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कैश बेस्ड इकॉनमी है जहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स में कैश बेस्ड काम हो रहा है। जी जी। अभी लोग इसी चीज़ पे मैच्योर नहीं हुए कि बैंकिंग चैनल किया जाए। जी जी। तो आप ये डेलिब्रेशन कर रहे हैं कि डिजिटलाइज इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए, लेकिन हम हुजूर हमेशा से ये कहते आए हैं कि अगर आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है क्या है? डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से मुराद इनकी यही है ना कि इंटरनेट बैंकिंग हो, बैंक टू बैंक जो ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्रॉस चेक है वो उसको उसके अंदर शामिल, टेक्निकली वो उसमें शामिल नहीं होता। ठीक है। जबकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये शायद जो है बेहतरीन अल्फाज बैंकिंग चैनल के थे और बैंकिंग चैनल ही होना चाहिए था। और देखें आप क्या कर रहे हैं कि आप नेगेटिव तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जनाब बैंकिंग चैनल आप मतलब डिजिटलाइज नहीं करेंगे, हम आपका एक्सपेंस जो है वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे, वो आपका एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा, वो कानूनी तौर पे वो बिज़नेस का एक्सपेंडिचर ही नहीं माना जाएगा। इस तरह से कभी भी कानून का नफाज करना जो है उस तरह नहीं आता। आपको ये चाहिए था बाकायदा तौर पे कि आप बैंकिंग चैनल को अगर प्रमोट करना चाहते थे तो आप ये कहते हैं कि जी बैंकिंग चैनल के ज़रिए जो एक सर्टन परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन करेगा 80%, 85%, उसको हम सर्टन टैक्स रिबेट देंगे। ठीक है। इस तरह बात होनी चाहिए थी। और जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि जी बिल्कुल सही है कि क्योंकि इस लॉ को डेलिब्रेट नहीं किया गया, पार्लियामेंट में नहीं आया गया, उसी वजह से इस तरह का कानून बना है जो कि लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि हक़ाइक़ के ऊपर मबनी नहीं है। क्रॉस चेक पहले अलाउड था, इसके मुताबिक अलाउड नहीं है, एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर 2.5 लाख से ऊपर अलाउड नहीं है। और एक और जो अहम बात जो आपने बात की फाइलर नॉन फाइलर की, देखिए फाइलर नॉन फाइलर का मसला ये है कि देखें बात है इस तरह जब आप माहौल पैदा करेंगे ना कि जी जेल में चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे माहौल ये पैदा होगा कि फाइलर्स तो आप बढ़ा लेंगे, लेकिन हम जब टैक्स ब्रॉडनिंग की बात करते हैं ना
तो देखें टैक्स ब्रॉडनिंग का मतलब नंबर ऑफ फाइलर नहीं है। ठीक है। सवाल ये है कि आप रेवेन्यू कितना जनरेट करते हैं, आप अपनी टैक्स बेस में आपके जो नेशनल एक्सचेंजर है उसके अंदर पैसे कितने आएंगे, ठीक है ना जी, ये बात है। वज़ीर खजाना साहब कह रहे हैं जो जीरो की नील रिटर्न फाइल करते हैं वो भी इसमें पकड़े जाएंगे। नहीं वो तो पकड़े जाएंगे, वो तो सही है, लेकिन सवाल ये है कि देखें इस तरह का कानून जो है स्टेज पे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नोटिस इशू करने का कानून था, ऑलरेडी आपके पास ये पूछने का कानून था कि जनाब आपके पास असासे कहाँ से आए, आपके पास गाड़ियाँ कहाँ से आई, आपके पास सारी डेटाबेस मौजूद थी। मुझे आप ये बताएं कि विदहोल्डिंग टैक्स के ज़रिए जो आपने डेटाबेस कलेक्ट की है, जो आपको पता चला है कि लोगों का कैश विड्रॉल पे टैक्स कटा है, सारी ट्रांजैक्शन हुई है, वो तमाम डेटाबेस आपके साथ पास मौजूद है। उस डेटाबेस को आप यूज़ क्यों नहीं करते, आप इम्प्रैक्टिकल तरीके क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो लोग पहले बहुत परेशान हैं, आप एक ऐसी नेगेटिविटी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसके ज़रिए कारोबार बंद हो जाएगा। देखें कारोबार बंद करने से टैक्स नहीं आएगा, टैक्स आएगा एक तरीके से उसको नाफिज करने रहेंगे तो हाँ फिर टैक्स आएगा। और कई दफ़ा हम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात भी कर चुके हैं कि देखें आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एक टैक्स अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी, लोगों को आदी बनाना पड़ेगा टैक्स बेस में आने का, और आपको जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए आप टैक्स रेट रिड्यूस करें ताकि वॉल्यूम बढ़ा सकें। सबसे बड़ी बात तो जो नज़र आ रही है, नादरा को भी इसमें थर्ड पार्टी के तौर पर लिया गया है, नैब को भी, दूसरे इदारों को भी लिया जा रहा है। जो ये नादरा है इसका इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है इसमें? देखिए नादरा की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल सही है कि वो कहते हैं कि जी जो CNIC आपका कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो था उसका मुतारिफ़ कराने का मकसद यही था कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है आपकी सारी की सारी नादरा के पास उसका एक रिकॉर्ड जमा होता जाएगा। उसको उसके साथ लिंकअप करने का मकसद ये है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदता है, कोई चीज़ करता है, तो नादरा को ये अलाउ होगा कि वो डेटा शेयर करे FBR के साथ। ठीक है। टेक्निकली स्पीकिंग ये मुझे लग रहा है कि ये एक पूरा एक समझ लें कि केमिस्ट्री डेवलप की गई है ताकि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा किया है, जबकि मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर नादरा से डेटा मांगना कोई ऐसा इशू नहीं है। 176 सेक्शन ऑलरेडी मौजूद है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसके ज़रिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक कमिश्नर किसी से भी रिकॉर्ड मांग सकता है। तो नादरा से रिकॉर्ड मांगना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हाँ ये उसके अंदर एक लॉ ज़रूर किया गया है इनैक्ट, और उसके ज़रिए मज़ीद बेहतर होगा, लेकिन बात है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसमें ये जो है ना हकाइक पे मबनी नहीं। अच्छा, इंडिकेटिव जो इनकम है उसका जो उसमें नादरा का क्या किरदार होगा जिसमें इसमें जिक्र किया गया? जी ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है यूबी साहब। देखिए इंडिकेटिव इनकम में ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि जो आपकी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ है कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, किसी ने कोई गाड़ी परचेज़ की है, किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, जो भी मामला आया है जो नादरा के मुताबिक नादरा के रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके मुताबिक नादरा एक इंडिकेटिव इनकम कैलकुलेट करके देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, डेटा साइंस को यूज़ करते हुए, और वो कहेगा कि इस बंदे की इतनी टैक्सेबल इनकम जनरेट होती है और इसको इतना टैक्स अदा करना चाहिए। और फिर उसका एक तरीक़ेकार वजह होगा कि क्या इंडिकेटिव इनकम की बेस पे टैक्सेशन होगी या दूसरी की बेस पे होगी। ठीक है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें इन इंडिकेटिव इनकम के अंदर जाने के लिए या बाकी की चीज़ों के अंदर जाने के इस वक्त नहीं है। मैं तो आज भी ये सवाल करता हूँ कि क्यों आप उनको नहीं पूछते जिनके नाम पे प्लॉट्स हैं और अनडिक्लेयर्ड है, क्यों आप क्यों नहीं पूछते जिनके नाम पे गाड़ियाँ हैं? देखिए ना सबको पता है ना जी, तो आप उधर नोटिस डालें। आप कौन सा कानून लागू किया था? वो जो परचेज करते हैं मकान उनके ऑलरेडी पहले वो मीटर भी लगा होता है। नहीं देखें वो बात तो अरशद साहब का जो इशारा है ना वो तो उनके लिए है कि जो प्रॉपर कंप्लायंट टैक्स पेयर है वो मकान लेते हैं, वो फिर एक और प्रॉब्लम है ना। तो उस चीज़ को ठीक करना तो कानूनी तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। अच्छा, जो ये पहले मामला तो ठीक करें, मसला क्या है हम सफ़ेद सीधी नहीं करते। इस अमेंडमेंट में बिजली गैस के बिलों में 5% से लेकर 35% तक प्रोफेशनल से इनकम टैक्स की वसूली की जाएगी। प्रोफेशनल कौन है? प्रोफेशनल में उन्होंने लॉयर्स को शामिल किया है जी, टैक्स नेट से जो बाहर हैं वही हैं वाज़े तौर पे, और दूसरा ये कि उसमें लॉयर्स को शामिल किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शामिल किया है, डॉक्टर्स को किया है, और जिनकी इनकम उनको नज़र आएगी कि जी कम है और जो इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहे उनको लेके आएंगे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे फिर यही कहूँगा कि कानून फिर जो है बड़ा पेचीदा है और इसमें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। और सबसे अहम चीज़ जैसे मैंने पहले भी कहा कि देखें इसमें प्रैक्टिकलिटी नज़र नहीं आती। अगर आप किसी भी चीज़ को उठाएं, किसी एक पॉइंट को भी उठा लें, अगर आप रिटेलर के कानून को उठाएं जिसमें वो कहते हैं कि इंटीग्रेशन होगी, तो सवाल ये है कि आपके पास क्या इतना ज़्यादा बड़ी वर्कफोर्स है कि जो आके एकदम से तमाम रिटेलर्स को इंटीग्रेट कर लेगी। ऑर्डिनेंस जो है ना मेरी एक खाम ख्याली है। ठीक है। ऑर्डिनेंस वो है जो मैं चाहता हूँ, सोच है जो एक मेरी खाम ख्याली है जो मैं चाहता हूँ जी हो जाए। तजर्बा मैंने ये नहीं सोचा कि क्या वो हो सकता है, ना मैंने ये सोचा क्या वो होना चाहिए, ना मैंने किसी स्टेक होल्डर से पूछा, ना मैंने उसको पार्लियामेंट से डेलिब्रेट कराया। देखें अगर आपने यही करना था
तो जनाबे वाला आपने इतनी बड़ी जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई हुई है वो किस लिए है? जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग और जो बजट पेश किया गया था उसकी वजाहत फिर किस तरह देंगे? आपका जो आई कैप स्टेक होल्डर बैठा हुआ है इतना बड़ा, वो किस लिए है? बाकी जो आपके बिजनेसमैन के जो लोग बैठे हुए हैं, जो फेडरेशन की चैम्बर है हमारी, ये सारी चैम्बर्स किस लिए हैं? इन्होंने आपको बताना था कि भाई जो आप ये लोग चीज़ें कर रहे हैं ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। जो इनकम टैक्स जो रिटर्न हम गोशवारा जमा करवाते हैं उनका जो जुर्माना योमिया 1000 कर दिया गया है, और दूसरा इख्तियार नैब को दे दिया गया जो 20 साल पुरानी जो फाइलें वो खोल सकता है। लेकिन जो टैक्स कानून है जिसको हम समझते हैं, जो हम जानते हैं, 5 साल के बाद आप नहीं पकड़े गए तो आपके 6 साल से 6 साल करते 6 साल के बाद वो सब वाइट हो जाएंगे। जी तो 20 साल का डाटा वो फाइल किस तरह खोलेंगे? देखें, एक तो ये सूली तौर पे गलत है, और सबसे बड़ी बात है देखें आपकी जो टैक्स रिटर्न है ना, मैं ज़ाती तौर पे आपको एक बात बताऊँ। जी जी। और मैं क्योंकि बहैसियत कंसल्टेंट मुझे काम करते हुए 10 साल हो गए, जी जी, तो मैं हल्फन और पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जितने हमारे कंप्लाइंट टैक्स पेयर हैं जी जी, वो कतई तौर पे ना तो टैक्स एविजन मांगते हैं, ना वो टैक्स को अवॉइड करते हैं, ना ही वो कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं। ठीक है। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि जी जो जायज़ टैक्स है ना वो आप हमें अदा कर लेने दें। आपका सबसे बड़ा नाकामी ये है कि आज आपके पास 31 लाख रिटर्ने हैं और आप उन्हीं 31 लाख लोगों को जो आपका मुल्क पिछले 70 साल से चला रहे हैं, चाहे वो 100 रुपया टैक्स देते हैं, 10,000 देते हैं, लाख देते हैं, आप जो लोग आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनको आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक पार्टनर्स कहते हैं, उनको तो आप रगड़ा लगाना चाहते हैं कि जी आपकी तो 20 साल पुरानी रिटर्न भी खोलेंगे। जी। लेकिन आप इतना नहीं कर सकते कि जिस बंदे ने एक प्राडो गाड़ी या स्पोर्टेज गाड़ी खरीदी है उसको आप नोटिस डाल के पूछ सकें कि भाई तुम्हारे पास पैसे कहाँ से हैं, या आपका फेलियर। इशारा दे दिया। अरशद साहब, आप क्या समझते हैं ये सियासी तौर पर ये हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश है जो अमेंडमेंट की जा रही है? जिस तरह आप वफाकी चैम्बर आपका नहीं मान रहा है इसको, ऑर्डिनेंस को, मौजूदा टैक्स पेयर तो पहले ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, नए को लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो चैम्बर सरापा एहतजाज नहीं है आपके, लाहौर चैम्बर भी सरापा एहतजाज नहीं है, ताजर बरादरी कुछ है जो सरापा एहतजाज नहीं है, क्या वजह? देखें यूबी साहब, असल में जो सरापा एहतजाज दो तरह का होता है। एक होता है जो आप इन राइटिंग करते हैं, ख़त किताबत के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए उसमें, और एक होता है सड़कों पे आना, जलाओ घराव करना। चैम्बर्स का ये काम नहीं होता क्योंकि कानून चैम्बर्स को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सही कह रहे हैं। जी जी। अगर आप डीजीटीओ की रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे स्टिक किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को, वो चाहे एसोसिएशन हो, चैम्बर हो या फेडरेशन हो, वो इन एक्टिविटीज़ में इनफरादी तौर पर उनके ऑफिस बेयर तो शामिल हो सकते हैं लोगों को समझाने के लिए या उनको लीड करने के लिए, लेकिन ये जलाओ घिराओ ये चीज़ों इनमें ये नहीं आ सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो एहतजाज की बात है, तो जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस आया है तो हर टीम अपने काम पे लगी हुई है और ख़तो किताबत उसी वक्त शुरू हो गई है। अच्छा साहब, जिस तरह बिजली के कनेक्शन मोबाइल सिम में बंद की जाएंगी, सर देखें मैं हसन साहब की बात सुन रहा था, वो ख्याली पुलाव वाली, तो ये मुमकिन है, वैसे हो सकता है। एक अगर इसको और आप शाही फरमान कह लें, शाही फरमान जो है वो भी बेसिकली खाली जो है ना जो ख्याली पुलाव का ही दूसरा नाम है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डूएबल नहीं होती, ठीक है, लेकिन चूंकि बादशाह सलामत के जहन में आ गया कि ये काम होना चाहिए तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया। तो ये शाही फरमान है। जहाँ तक इसकी हुकूमत की नाकामी की बात करते हैं तो मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। प्रेसिडेंट साहब भी उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो प्रेसिडेंट साहब तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी की हुकूमत चली जाए। वैसे साहब देखो, 3 साल में पाकिस्तान बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 185 नंबर 156 नंबर पे था, इन 3 सालों में वो 108 नंबर पर आ गया, यानी कि 300 रिफॉर्म्स मुझे फिजिकली उसकी कोई एक एग्जांपल दे दें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। 49 डिपार्टमेंट्स हैं या 59 डिपार्टमेंट्स हैं, आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहें, अभी सिर्फ सेल टैक्स नंबर लेंगे, वो सारे आपके ऑफिस में आ जाएंगे, आपके घर पे आ जाएंगे कि जी हमारी रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे इनके इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए हैं, ये तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, ये हमेशा पॉपुलेशन एरिया से, आबादी से हटके बनाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए कि आबादी तक उसका असर ना जाए।
अभी मुझे कोई एक दोस्त बता दें जो इंडस्ट्रियल जोन जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है वहां फैक्ट्री लगा रहा है और उसको 3 महीने से पहले एनवायरमेंटल कंट्रोल डिपार्टमेंट एनओसी नहीं देता कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वाई? तो ये कौन सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? दूसरी बात, ये कागजों की हद तक ठीक है, जैसे वो ट्रेड डेफिसिट की बात हम लोग करते हैं ना जी, कि गवर्नमेंट ने 3 साल में इतना ट्रेड डेफिसिट जो है वो खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं उसकी एक एग्जांपल देता होता हूँ कि वो एक शख्स डॉक्टर के पास जाता है, सर्जन के पास, कि मेरे बेटे का कद नहीं बढ़ रहा, तो बड़े बेटे का कद लंबा है, तो मैं चाहता हूँ दोनों का कद बराबर हो जाए। तो वो सर्जन साहब ने लंबे वाले की टांगे काट दी। तो इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कहते। अभी रिसेंटली हमारे मुल्क को तो फॉरेन रेमिटेंस की जरूरत है। इसी ऑर्डिनेंस के अंदर है कि $50,000 से ज्यादा अगर आपके पास रेमिटेंस आएगा, फॉरेन रेमिटेंस, तो 3% टैक्स होगा। मुझे बताएं कौन बेवकूफ भेजेगा रेमिटेंस? जाहिर बात है, ये भी हम हसन साहब से कलेक्ट, एक तो बाहर टैक्स देंगे जहां से उन्होंने रेमिटेंस भेजना है, फिर यहाँ भेजने की सजा भी उनको मिलेगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किताबों की हद तक अच्छा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जितने भी प्लॉट्स की एप्लीकेशन है, पहले यहाँ पे मंथली जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनकी पिडमेक के इश्तराक से एक मीटिंग होती थी मंथली, उसमें जितनी एप्लीकेशन होती थी उनको सैंक्शंस होती थी या रिजेक्शन होती थी, मंथली बेस पे होती थी। मार्च से लेके आज सितंबर है, अभी तक एक मीटिंग नहीं हुई। ठीक है। दर्जनों एप्लीकेशन लोग पैसे जमा करवा के बैठे हुए हैं। ठीक है। और जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं जब आपको फ्री हैंड दिया जाता है। फ्री हैंड का मतलब टैक्स एविजन करना नहीं होता। फ्री हैंड इस तरह दिया जाता है, आपने सिर्फ अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाना है। ठीक है। और 72 आवर्स के बाद आप अपनी एक्टिविटी शुरू कर लें। ठीक है। ठीक है। मैं आपको वो हकायक बता रहा हूँ कि ये किताबों की हद तक ठीक है कि जी हम ट्रेड डेफिसिट कम कर लिया। जो नारे हुकूमत के नारे हैं वो किताबों तक की मुझे फिजिकली आप एक सर्वे रख लें किसी इंडस्ट्रियल जोन का, किसी भी जगह का, आपको लोग बताएंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे यहाँ पे इसी मौजू पे। नाज़रीन यहाँ लेते हैं छोटा ब्रेक, मत साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं ज़ाहिद रिजवी साहब। आप साबिक निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं, पैटर्न लाहौर टैक्स बार हैं। ज़ाहिद रिजवी साहब, ये बताइएगा कि जो अब टैक्स लाज में तरमीम की गई हैं, सदारती ऑर्डिनेंस आया है, इसको बाद नज़र में आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि ये जो हमारे यहाँ बहुत से लोग टैक्स पे नहीं करते, और जिस तरह ये आप देखते हैं कि जो गाड़ियाँ ख़रीदने वाले होते हैं 83% ऐसे लोग होते हैं जिनका आमदन जो है वो जस्टिफाई नहीं करती उनके एक्सपेंसेस से। तो इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि इस अमेंडमेंट से उनका जो ख़र्चा है उसको डिटर्मिन किया जाए और फिर उसके बाद उनको नोटिस दिया जाए, और ताकि उनकी जो आमदन शोन है इट शुड कोइंसाइड विद द एक्सपेंसेस। पहले भी इनकम टैक्स में ये ज़माने में जब बहुत नीचे मैं भी प्रैक्टिस करता था तो उसमें ये था कि लोग जो उससे ये कहा जाता था कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस जो हैं, जो आपके पर मंथ एक्सपेंसेस हैं, उनको आप शो करें। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इससे डिटर्मिन होता था आपके पास मोटरें कितनी हैं कि आपकी एक्चुअल पर मंथ एक्सपेंडिचर कितना है। तो उसको अगर कोइंसाइड करते थे वो सैलरी से या नौकरी की या तनख्वाह से या इनकम से, अगर वो ना कोइंसाइड हो तो फिर उसको वो असेसमेंट हायर करते थे। अब उसको ये इस लॉ के तहत जो है ये है बेसिस इस लॉ के लाने का। जैसा भी ये भी बताइएगा कि ताजर बरादरी ने 29 सितंबर को एहतजाज की कॉल दी हुई है, हुकूमत को अब क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? ताजर बरादरी के जो खदशात हैं वो भी हक बजानिब हैं, क्योंकि वो एटीट्यूड जानते हैं कि एक बारी अगर आपने इनकम टैक्स में रिटर्न दायर कर दी तो आप सारी उम्र के लिए फंस जाते हैं, और आप जो मर्ज़ी उनको दें वो उसको मानते नहीं।
हालांकि अभी रिसेंट इंटरव्यू में फाइनेंस मिनिस्टर तरीन साहब ने कहा है कि वो थर्ड पार्टी को यूज़ करेंगे और उसके लिए वो डिटर्मिन करेंगे, यही जो तरकीब मैंने आपको पहले बताई थी, डिटर्मिन करने के लिए कि एक्सपेंसेस आपके कितने हैं और इनकम शोन कितनी है, टू डिटर्मिन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स यूर पे। लेकिन ये जो लोग हैं इनको फियर ये है कि लॉ में अमेंडमेंट और चीज़ होती है, ये डिटर्मिनेशन की बात जो तरीन साहब बात कर रहे हैं ये तो प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहा है। तो प्रोसीजर आज रहता है कल नहीं रहता। तरीन साहब का तो अपना अभी तक डिटर्मिन नहीं हुआ कि वो सेनेटर होंगे, तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग ये फियर करते हैं कि जब टैक्स लॉज में ये अमेंडमेंट्स आ जाएंगी तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ सिस्टम को चलाने के लिए अपने वही हथकंडे यूज़ करेंगी जो पहले करती हैं। तो इसमें फियर जो है उनको सबसे ज़्यादा बिजनेसमैनों को ये है कि वो इसको बजाय गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू बढ़ाने के इन चीज़ों को अब इनके ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे और अपनी इनकम बढ़ाएंगे और तंग करेंगे। जिस तरह अभी तक आप देखें कमिश्नर अपील्स वगैरह ये पूरी तरह डिटर्मिन कर रहे। भाई आप जो है गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि आप पहले ये चीज़ें तो इम्प्रूव कराएं जिनको लोग फेस कर रहे हैं रोज़। और ये कमिश्नर अपील्स और ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं हर चीज़ में ना कर देने के आदी हैं और फिर ऊपर अपीलों में जाके ख़त्म हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। ये जो अमेंडमेंट्स हैं उनको फियर ये है कि उनके हाथ में आ जाने से उनकी पावर्स जो हैं वो नैब की तरह हो जाएंगी, FIA की तरह हो जाएंगी एंड दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज सच। अब ये गवर्नमेंट कितना अरसा है कितना नहीं है तो ये तो अपना सिस्टम कर सकते हैं। लॉ की चेंजेस जो हैं वो लॉ स्टैंड्स डिफरेंट देन द सिस्टम्स। सिस्टम जो है ये जो मर्जी डिटर्मिन ये कर लेंगे, लेकिन जब लॉ में अमेंडमेंट होगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो लॉ से चलेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जहद रिजवी साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अमजद साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत टैक्स नेट और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए थर्ड पार्टी की खिदमात ले रही है जिसमें टैक्स कवानीन में तरमीम लाई जा रही हैं। आप इस टैक्स तरमीम को किस तरह देख रहे हैं? जो महंगाई बढ़ रही है, ये जो मामला चल रहे हैं इडहाक बेसिस पे, ये मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे जमहूरियत का जो असूल है वो हर चीज़ असम्बली से पास होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सदारती आर्डिनेंस निकालते हैं और उसके तहत अपने आप को चलाना शुरू हो जाते हैं। सदारती आर्डिनेंस एक इडहाक बेसिस मामला है, इससे मुल्क में अफरा तफरी फैलती है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी से माथा मत लगाएं, इनसे मुकाबला मत करें, बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेके चलें। अभी इन्होंने जो ऑर्डिनेंस निकाला है या आगे चल के ये थर्ड पार्टी से टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं या तरमीम कर रहे हैं, ये टोटली फ्लॉप बातें हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं और ना ही हम बिज़नेस कम्युनिटी इसको मानते हैं ना मानेंगे। ये अगर बाज नहीं आएंगे तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे। जब सड़कों पे निकलेंगे तो फिर ये कहेंगे जी जमहूरियत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, हालांकि जमहूरियत के ख़िलाफ़ ये खुद चल रहे हैं और ये ज़्यादती कर रहे हैं इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी से। मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने MNA पे एतबार ही नहीं है कि जो हर चीज़ ऑर्डिनेंस के तहत ले आते हैं, असम्बली में कुछ नहीं लेके जाते। असम्बली में लेके जाएं, वहाँ से जाके जो करना है करें, लेकिन इस तरह बिज़नेस कम्युनिटी को मत मारें। बिज़नेस कम्युनिटी पहले मर चुकी है। आपकी पेट्रोल, आपकी बिजली और इनके निर्खों के बढ़ने से चीनी, आटा जो मर्जी ले लें, तो खुदारा इनको साथ लेके चले। जो स्टेक होल्डर हैं उनको बैठा के पॉलिसीज बनाएं, अपने आप पॉलिसीज मत बनाएं, क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, आपके पास लोग नहीं हैं जो आपको सही गाइड करें। आप बिजनेस कम्युनिटी को मौका दें, इनको साथ बैठाएं, इनसे पॉलिसीज लेके चलें। देखिए आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा,
आपकी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा अच्छा साहब, आप कागजी कार्रवाई सारी कह रहे थे, नारे तक महदूद है हुकूमत, लेकिन फिर आपके चैम्बर की तरफ से, वफाकी चैम्बर, लाहौर चैम्बर, दूसरे चैम्बर से क्या तजवीज़ दी जाती है हुकूमत को? क्यों स्टेक होल्डर हैं आप, हुकूमत के पार्टनर हैं, आप क्या तजवीज़ देंगे? देखिए जी, हमने जो तजवीज़ इसके मतलब दी है कि एटलीस्ट 90 डेज़ का एक इनिशियल सर्कुलर या नोटिस होना चाहिए पब्लिक के लिए, इस तरह के सदारती ऑर्डिनेंस के लिए। एटलीस्ट जो पब्लिक है या हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं या ट्रेडर्स हैं, उनके पास ये अवेयरनेस हो कि हमने आज से अपनी जो मशकें हैं वो जारी करनी है, 3 महीने बाद हमारे ऊपर ये को तैयार करना है। ठीक है, अब ये कोई ऑर्डिनेंस वो शाही फरमानी हो सकता है कि रात को आंख खुली और मतलब उठ के ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया कि सुबह ये जो है पकड़ लें सबको। आज तक मुझे बताएं, जितने भी काम हो रहे हैं नैब के अंदर भी अगर हो रहे हैं, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के कितने प्रोजेक्ट्स थे जो नैब में गए, जो मुतासरीन थे उनको क्या मिला है? अच्छा, जो नैब ने सिंपली उनको पेनल्टीज की, नैब के पास जुर्माने जमा हो गए, वो अफेक्टीज को क्या मिला है? कुछ नहीं। पैसे तो आए ना, पैसे तो लोगों को मुतासिर को वापस किया गया। नहीं, छोटा काम तो नैब ने नहीं किया, काम तो सर नैब ने सिर्फ टैक्स कलेक्शन की है, पेनल्टीज की। ठीक है, पेनल्टीज की जो रकमें थी वो उन्होंने ले ली उनसे जो जिम्मेदार थे, लेकिन जो पैसा उन्होंने पब्लिक से इकट्ठा किया था, पब्लिक सेक्टर से जो प्लॉट बेचे थे, घर बना के बेचे थे, वो पैसा तो वापस ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो इसी तरह से मैं कहता हूं कि ये इदारे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को उसका कोई वो कहते हैं मिस कॉल भी नहीं पहुंच रही। अच्छा साहब, एक ही डिपार्टमेंट था FBI, टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज, अब तो थर्ड पार्टी से भी हुकूमत खिदमात ले रही है। नैब हो गया, नादरा हो गया जिसका। सर मैं नादरा के ऊपर थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाजत दें, अभी तक हमारे कितने इदारे हैं जो नादरा के साथ एफिलेटेड हैं थ्रू ITR, जो आपकी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं, कितने इदारे उसमें हैं जो उसमें आपस में लिंक्ड हैं? अभी तक वाहिद इदारा एक FBR है जो कोशिश कर रहा है कि ये 15-20 इदारे आपस में वन लिंक पे आ जाए, जिसको उन्होंने पाकिस्तान सिंगल विंडो का नाम दिया है। ठीक है, अभी तक नादरा डायरेक्टली किसी भी इदारे के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, नादरा के पास ये नहीं जाएगा, और ये 1 साल पहले हो चुका हुआ है कि मेरे इनकम टैक्स नंबर की बजाय अब वो पिक करता है ID कार्ड नंबर। ठीक है, टैक्स नंबर वहां पे पिक करता है जहां पे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट है SECP में या फर्म रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है। अगर आपका बिजनेस इंडिविजुअल है तो आपके ID कार्ड पे सारा कुछ चल रहा है। ये हो चुका हुआ है। इससे पहले जो इससे FBR से रिलेटेड है, NTN होल्डर हैं, गोशवारे जमा कर, उनके लिए तो ज्यादा नुकसान नहीं है इस अमेंडमेंट का। सर नुकसान कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि ये जो शोर मचाते हैं कि जी टैक्स कलेक्शन जो है वो हो नहीं रही, हर चीज के ऊपर एडवांस टैक्सेशन है, हर चीज के ऊपर डबल टैक्सेशन है। मुझे बताएं, माचिस की डब्बी के ऊपर लिखा होता है सेल टैक्स प्लस इनकम टैक्स और फिर रिटेल प्राइस, कौन सी चीज रह जाती है? एक जो भीख मांगने वाला है, जब वो माचिस खरीदता है ना जाके, तो वो भी टैक्स दे रहा है। राजा साहब, आप क्या तजवीज़ देंगे? क्योंकि ऐसे हालात में जब कोरोना भी है, आखिरी दिन भी हैं, तो क्या बेहतरीन ये सदारती ऑर्डिनेंस के अलावा मैं ये समझता हूँ जी कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये टैक्स कलेक्शन जैसे सेंसिटिव मामलात को हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप हमारा ये माहौल है, पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें, आप उसको पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को इन्वॉल्व करें, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें, FPCCI को इन्वॉल्व करें, जितने भी चैम्बर हैं पाकिस्तान के उनको इन्वॉल्व करें। मैं ये समझता हूँ कि टैक्स पेयर्स को, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, उनका एतमाद जीतने के लिए, ताजरों का, सनतकारों का, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको एतमाद में लेकर जो भी काम करेंगे वो सक्सेसफुल होंगे। और ये जो रातों रात स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें या IMF जिनसे कर्जे लेते हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जाहिर है जी, वो उनका हमने कर्ज देना है, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर आप स्टेक होल्डर्स के सामने चीज़ें रखेंगे ना, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी कारकर्दगी का परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। मेरा अपना ख्याल है। जी, हसन अली कादर साहब, चाहता हूँ जो रिटेलर पर 5 लाख से जुर्माना बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया, आज समझते हैं कुछ ज़्यादा नहीं है?
देखें एक तो ज़्यादा नहीं, इससे क्या खौफ पैदा होगा जो मौजूदा टैक्स पेयर है? ये है कि जो मौजूदा टैक्स पेयर है ना, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब हमने इस पे पहले भी प्रोग्राम किया था जी जी, तो हमने कहा था कि जी पहली बात तो ये कि जो स्टॉक्स लोगों के पास मौजूद हैं उसका एक तरीक़ेकार वज़ा किया जाए कि उसको इसके अंदर कैसे जम करेंगे जब आप इनवॉइस पे सिस्टम में जाएंगे जो इंटीग्रेटेड है। ठीक है। दूसरी बात है जो इंटीग्रेटेड इनवॉइस पे सिस्टम है वो एकदम नहीं होगा, उसके लिए बाकायदा तौर पे एक आप लोगों को इस चीज़ की श्योरिटी दें कि जी उनके उस तरह ऑडिट नहीं खुलेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होंगी, उनको फैसिलिटेट करें। आपने जो कह दिया जी आप नहीं करवाएंगे तो 15 दिन बाद 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख और फिर अल्टीमेटली 30 लाख, तो इस तरह से काम नहीं बनेगा। और फिर बात है कि अगर फ़र्ज़ करें तमाम के तमाम रिटेलर आ भी जाएँ और वो कह गए हाँ जी हम इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं, तो क्या आपकी मशीनरी इतनी साउंड है कि वो रातों रात सबको इंटीग्रेट कर देगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है जी जी, जिसका जवाब आज की डेट में हमारी हुकूमत को देना पड़ेगा। ठीक है। और जहाँ तक जो दूसरी बात आपने की है, देखें जो हमारी ब्रॉडिंग है, अगर देखें अगर तो जैसे मैंने अभी बात की कि खाम ख्याली है और ये हमारी ख्वाहिश है जो हम करना चाहते हैं, टैक्स बेस नहीं देखें टैक्स बढ़ सकती है या टैक्स रेट कम करने से बढ़ सकती है? देखें टैक्स बेस अगर बढ़ानी है ना यूबी साहब, तो 2-3 चीज़ें जिस पे आपने सिर्फ फोकस करना है जी, जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, और अगर आप उस पर ध्यान कर जाते हैं तो आप बड़े आराम से टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, आपने अपने टैक्स रेट्स रिड्यूस करने हैं। ठीक है। जो आपने सेल टैक्स डबल डिजिट में किया हुआ है उसको आप सिंगल डिजिट में लेके आएँ। नंबर 2, आप हर स्टेक होल्डर को डिफरेंटली ट्रीट करें। ठीक है। आपने हर इंडस्ट्री को डिफरेंटली ट्रीट करना है। आपकी टेक्सटाइल के लिए टैक्सेशन और होनी चाहिए, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए अलग होनी चाहिए, टेलीकॉम के लिए अलग होनी चाहिए, ऑयल एंड गैस के लिए अलग होनी चाहिए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होनी चाहिए, सर्विस सेक्टर के लिए अलग होनी चाहिए। और उसका तरीक़ेकार क्या है कि आप हर सेक्टर की एसोसिएशन के साथ बैठें, लाइक जैसे रियल स्टेट है, और उनसे साथ डिस्कस करें कि जी हम क्या टारगेट अचीव कर सकते हैं आपके साथ रह के। उनके साथ बैठ के बात करें, उनको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे आमादा करें कि वो टैक्स बेस में आए और उनको फैसिलिटेशन दें टैक्स बेस के। देखें आप हर बंदे को देखें, एक सबसे बड़ा इस और कागज़ के टुकड़े का पता है मतलब क्या है? जो सबसे बड़ी ख़राबी है जी कि आप हर नॉन फाइलर को कह रहे हैं और अब पूरे एक पाकिस्तान के जो सिटीज़न है उसको आप बगैर जज किए, देखें एक चीज़ होती है आप पहले किसी को सुनते हैं फिर जजमेंट पास करते हैं ना। ठीक है। आप पहली डेट को उसको कह रहे हैं भाई तुम चोर हो। 1.5 करोड़ को टैक्स नेट में लाने की बजाय सदारती ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था। अगर वाकई डाटा नहीं है हुकूमत के पास तो आप समझते हैं पूरी मशीनरी FBR की टैक्स नेट को यहाँ रहने तो उनको बाहर निकाला जाए, वो लाइव सर्वे करें, मीटर को चेक करें, मीटर बिजली नेट में है या नहीं है। बात बड़ी सेंसिटिव हो जाएगी, लेकिन तो ये जो है ना कि जी 1.5 करोड़ का डेटा है, सारा कुछ है, और ये जो है ना बेसिकली ये जो ऑर्डिनेंस है ये शेर आया की कहानी है कि शेर आ जाएगा, और ये वो शेर है जो पिछले 72 साल में कभी नहीं आया। जी जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये शेर है तो इसको बाहर निकालें, बताएं कि यार आपके पास इनके डेटा है, उनको नोटिस इशू करें। देखिए जैसे लोगों के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है और चीज़ें हो जाती हैं, भाई जिसने नहीं टैक्स दिया आप उसको नोटिस इशू करें, जो कारोबार कर रहा है उसको तो कारोबार करने दें। और बिल्कुल सही इन्होंने बात की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो है जी। आप कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट ज़ीरो है। वजह क्या है कि जो यहाँ पे कारोबार करना चाहता है उसको आप गिराना चाहते हैं, आप उसको कहते हैं कि सेल टैक्स भी दो, फेडरल एक्साइज भी दो, फलाने इदारे से भी रजिस्टर हो, EOBI भी करो, ये भी करो। अल्टीमेटली आपने उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा कर दी। मुझे एक बात बताएं, सिंपल जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, 100 रुपये आप कमाते हैं यूबी साहब, ना आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, ना आपकी मेडिकल की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, इवन आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की नहीं है। और फिर आप बिजनेसमैन से ये कहते हैं कि 100 में से 25 रुपये आप मुझे दे दें, बाकी आप चाहे जैसे मर्जी गुजारा करें, आई डोंट हैव एनी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें ये कहाँ का इंसाफ है। हुकूमत ना इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये साबित हो गया FBR की परफॉर्मेंस सिफर है, इसलिए थर्ड पार्टी को खिदमत ली जा रही है थर्ड पार्टी से, ये इसे हम यकीन कर सकते हैं। देखें ये लेकिन वो तमाम जितने FBR के अफसरान हैं, टैक्स मशीनरी है, डबल ट्रिपल तनख्वाहें वसूल करके दफ्तरों तक महदूद हैं, उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें जब तक FBR जो है ना, आज के FBR के ऑफिसर में और 90s के FBR के ऑफिसर में फ़र्क क्या था मैं आपको बता देता हूँ जी। मेरी 3rd जनरेशन हो गई इस काम को करते, वालिद साहब ने भी तकरीबन 40 साल प्रैक्टिस की है। 90 की दिहाई में जो टैक्स ऑफिसर होता था उसको पता होता था कि मेरा जो SSE है उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो उसको नफाज करता था या नहीं करता था, वो फील्ड में होता था। आज का जो क्या कहते हैं जो आपका FBR का ऑफिसर है और जो सीनियर ऑफिशियल है, उन्होंने एक कमरे शीशे के कमरे में बैठे हुए हैं, वहाँ AC लगा हुआ है
और वहाँ बैठ के कह रहे हैं हाँ यार महंगाई बड़ी हो गई है। हालांकि अगर आप उनसे बैठे हैं कि सर आप ज़रा रिटेल प्राइस तो बताएं चीज़ों की क्या है, महंगाई क्या हुई है, तो शायद वो आपके एक सवाल का भी जवाब। हसन कादर साहब आपको बहुत शुक्रिया, राजा हसन अख्तर साहब आपको बहुत शुक्रिया, अरशद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, नए जो सदारती ऑर्डिनेंस आए हैं उनको कामयाब करने के लिए पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए हुकूमत को। अगर हुकूमत टैक्स बेस को वाकई बढ़ाना चाहती है, दूसरा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने किया, कोरोना की सूरत में 20 सर्विसेज पर 16% की बजाय 5% टैक्स किया, तो उन्होंने टारगेट्स भी पूरे किए। टारगेट से बढ़कर उन्होंने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की टैक्स रेट कम करने पड़ेंगे और स्टेक होल्डर को अपने साथ ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ताकि टैक्स निज़ाम को और टैक्स सिस्टम को और टैक्स बेस को बेहतर किया जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप सभी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।